गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष नियंत्रण तथा समन्वय चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम मानव मस्तिष्क तथा मानव में हार्मोन सिस्टम यानी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। मानव में या जीव में नियंत्रण तथा समन्वय कंप्लीट हो चुका है। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में नियंत्रण। पादपों में नियंत्रण व समन्वय एक विशेष प्रकार के रसायनों द्वारा होता है जिन्हें कहते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, तो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय एक विशिष्ट प्रकार के रसायनों द्वारा होता है। नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य एक विशिष्ट प्रकार के रसायनों द्वारा किया जाता है जिसे कहते हैं पादप हार्मोन। सामान्यतः पेड़ पौधों में निम्न प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं और जिनके कार्यों के बारे में भी मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। मुख्य रूप से जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन अंग्रेजी के शब्द हैं, थोड़ा आप लोगों को एक दो बार रिपीट करने पड़ेंगे तब जाके आप लोगों को याद हो जाएंगे। साइटोकाइनिन के बाद एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अंग्रेजी के शब्द हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफिकल्टी आती है। एब्सेसिक अम्ल और एथिलीन। तो ये पादप हार्मोन्स पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं। जैसे मानव में इंडोक्राइन सिस्टम यानी जंतु में इंडोक्राइन यानी हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोगों में इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया। हमारे शरीर में भी हार्मोन पाए गए थे, लेकिन पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्य रूप से इन हार्मोनों द्वारा किया जाता है। तो पहले जिब्रेलिन है, ये जिब्रेलिन और ऑक्सिन, एक चीज याद रख लेना, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये दोनों हार्मोन, एक चीज याद रख लेना, वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। जिब्रेलिन तथा ऑक्सिन, किसी का भी फंक्शन एग्जाम में आए, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जिब्रेलिन के कार्य लिखो या ऑक्सिन के कार्य लिखो, तो याद रख लेना जिब्रेलिन हो या ऑक्सिन हो, ये वृद्धि हार्मोन होता है। ये तने तथा जड़ की मोटाई और लंबाई में वृद्धि कहा जाता है। ज्यादातर टिप वाले रीजन में ये पाए जाते हैं तथा इसे तने की और जड़ों की या शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, इसीलिए इसको वृद्धि हार्मोन होता है। केवल लंबाई में वृद्धि नहीं, केवल चौड़ाई में यानी मोटाई में भी ये वृद्धि करता है। तो वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोनों वृद्धि हार्मोन का कार्य करते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर किसी पौधे में अगर इसको क्या कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया जिब्रेलिन और ऑक्सिन, उनकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि हुई। इसी से पुष्टि हुई कि जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है तने की लंबाई, मतलब किसी पौधे की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तने की लंबाई और तने की लंबाई मोटाई को, या फिर हम जड़ों की लंबाई मोटाई या शाखाओं की मोटाई लंबाई, कुल मिला के पौधों में वृद्धि के लिए ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों का यूज, एक अलग टर्म है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक पार्थिनोकार्पी होते हैं। पार्थिनोकार्पी का मतलब हुआ सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी में भी ये दोनों हार्मोन यूज किए जाते हैं, यानी बिना बीज वाले फलों को के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने कीनू खाए होंगे, कीनू, वो सीडलेस कीनू भी होते हैं, यानी उनमें बीज ही नहीं होता है। ये माल्टा से ही बाद में धीरे धीरे परिवर्तित म्यूटेशन होते होते या इसका ही एक हाइब्रिड हुआ ये। तो सीडलेस फ्रूट्स के लिए भी इन दोनों हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, जिब्रेलिन और ऑक्सिन का। जबकि साइटोकाइनिन का मतलब सिंपली याद रख लेना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए या कोशिका की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोशिका विभाजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? शॉर्ट में बता रहा हूं और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोशिका विभाजन के लिए। और एब्सेसिक एसिड ये वृद्धि एंटी ग्रोथिंग हार्मोन होता है, यानी वृद्धि समंदक
वृद्धि संबंधक हार्मोन है कौन? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संबंधक हार्मोन है। तो पत्तियों का झड़ना, पत्ती का गिरना, ठीक है, पत्तियों का गिरना या फूलों का गिरना इत्यादि, ये सब किसके कारण होता है? ये एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। ये वृद्धि, ये एंटी ग्रोथ, यानी ये तो ग्रोथ हार्मोन है, ये वृद्धि करेंगे, ये एंटी ग्रोथ है, इससे वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संबंधक हार्मोन है। पत्तियों का गिरना या फूलों फलों का गिरना, फूल फल का गिरना इत्यादि कौन कंट्रोल करता है? एब्सिसिक एसिड। तो इसी पर आधारित होता है। उसके बाद एथिलीन, ये रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी क्या होता है? फलों को पकाने में सहायक। पकाने का मतलब कुकिंग नहीं हुआ, राइपिंग अलग शब्द है। फ्रूट्स अगर के पकने में, जैसे आम का सीजन था, अभी कुछ आम अभी भी मिल ही रहे, तो आम पक के मीठे हो जा रहे, तो आम को पकाने में या केलों को पकाने में, जितने भी फ्रूट्स है सबको पकाने में सहायक कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। तो वैसे जैसे केले बाहर से हल्द्वानी से लाए जाते हैं कच्चे, वहां से पेटियों में बंद किए जाते हैं, कारपेट डाला जाता है उसमें, तो एथिलीन के प्रभाव में क्या होता है कि वो फल सब पक जाते हैं। तो एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है। एब्सिसिक एसिड एंटी ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि रोकता है, पत्तियों का गिरना, फूलों फलों का गिरना इसके कारण होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन मुख्य रूप से होता है, और जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो होते हैं वो वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो ये इसके अतिरिक्त पार्थेनोकार्पी में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पादपों में पाए जाते हैं जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो हार्मोन्स हो गए। इसके अतिरिक्त पादपों में पाई जाती है अनुवर्तन गति। देखो, अनुवर्तन गति या अनुवर्तन भी कहेंगे इसको, गति नहीं भी कहेंगे, तो या ट्रॉपिकल मूवमेंट भी कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ट्रॉपिज्म कहो या ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो अनुवर्तन गति का मतलब हुआ बाह्य उद्दीपन के प्रति किसी पौधे या पौधे के भागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली जो गति है उसे कहेंगे अनुवर्तन गति। तो किसके रिस्पॉन्स में होंगी ये? बाह्य उद्दीपन के प्रभाव में, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव में पादपों द्वारा प्रदर्शित गति। ठीक है, तो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव में पादपों द्वारा, या बाह्य उद्दीपन के प्रभाव में का मतलब या तो बाह्य उद्दीपन की ओर होगा या बाह्य उद्दीपन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बाह्य उद्दीपन के रिस्पॉन्स में पादपों द्वारा प्रदर्शित गति जो कहलाएगी वो कहलाएगी अनुवर्तन गति। तो उद्दीपन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती है। प्रकाशानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी पे बेस्ड रहती है। तीसरा जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन। तीसरा प्रकाश हो गया, गुरुत्व हो गया, जल हो गया। दूसरा रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की अनुवर्तनीय गति पादपों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो प्रकाशानुवर्तन का मतलब हुआ प्रकाश के कारण, यहाँ पे बाह्य उद्दीपन का कार्य कौन करेगा? प्रकाश करेगा। प्रकाश के कारण पेड़ पौधे या उनके भागों द्वारा प्रदर्शित गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन में आपने देखा होगा तने जो है वो प्रकाश की दिशा में जाते हैं, तो तने धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रकाश ऊपर से सूर्य चल रहा है, मतलब ऊपर से सूर्य दिख रहा है तो सूर्य की दिशा में यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो प्रकाशानुवर्तन हो गया तने, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़ जो है प्रकाश ऊपर को है जबकि जड़ नीचे को जाती है, तो जड़ें जो है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करती है। एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल क्या पता आप लोगों को, अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग घर पे हैं तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
एक गमले में छोटा सा पौधा लगाइए, एक गमले में छोटा सा पौधा लगाइए और खिड़की के पास ऐसे रखिए कि तिरछी धूप पड़ती हो, ठीक है, और उसकी लंबाई बढ़ने के लिए स्पेस हो, ऐसा नहीं कि दीवारों में टच हो जाए तो फिर वहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट सही ढंग से नहीं हो जाएगा। तो ऐसी जगह खिड़की के किनारे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे तिरछी धूप पड़ रही है, या फिर हम बाहर बरामदे में भी रख सकते हैं। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कि तिरछी धूप पड़ रही है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ से तिरछी धूप पड़ रही है, पौधे को ऐसा उगना चाहिए था, लेकिन पौधा ऐसा ना हो कि अगर तिरछी धूप पड़ रही है तो पौधा हल्का सा मुड़ जाता है प्रकाश की ओर, पौधा जो है प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो ये प्रदर्शित करता है कि तने जो है प्रकाश की दिशा में धनात्मक अनुवर्तन गति प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा भी होगा अगर आप किसी पहाड़ों में, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, रोड भी टेढ़ी मेढ़ी मतलब पहाड़ों से होती हुई जाती है, तो रोड के किनारे आपने देखा होगा कि जहाँ पे धूप कम पड़ती है या तिरछी धूप पड़ रही है, तो वहां पे आपने ज्यादातर चीड़ के पेड़ों में देखा होगा या अन्य पेड़ों में भी देखा होगा, पेड़ सीधे ना होके ऐसे तिरछे हो जाते हैं। जहां को धूप जा रही है उसी, जहां को धूप मिलेगी उसे उसी डायरेक्शन में वो क्या सीधे ना होके वो टेढ़े, अगर यहाँ से धूप आ रही तो टेढ़े ऐसे हो जाएंगे, अगर यहाँ से धूप आ रही तो टेढ़े ऐसे हो जाएंगे। तो वो प्रदर्शित कर रहा है कौन सा, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक आ गया तो अब तो बाकी आप लोग खुद परिभाषा बना लोगे। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व के कारण या गुरुत्व बल के कारण या पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है उसके कारण पादपों में जो गति प्रदर्शित होती है या पादपों के भागों द्वारा जो अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो तने तो कैसे दिखाते हैं, तने ग्रेविटी नीचे को है, तने ऊपर को जा रहे हैं, इसका मतलब जड़ें कैसी हैं, ऋणात्मक तने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं, जबकि जड़ ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की ओर जाए रहती है। इसका मतलब जड़ें क्या है, अगर कोई मैं पौधा बना ले रहा हूं, ये देखिए ये पौधा बना ले रहा हूं, ये जड़ें हैं, तो तना तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब गुरुत्व के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऋणात्मक वृद्धि शो कर रहा है या ऋणात्मक अनुवर्तन गति शो कर रहा है, जबकि जड़ें गुरुत्व की दिशा में जा रही है तो वो कैसा दर करेंगी, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जलानुवर्तन। वही जल के कारण, अच्छा तने ऋणात्मक जड़ धनात्मक, ऐसे जलानुवर्तन का मतलब क्या हुआ, जल के कारण जो होगा, जल के कारण पेड़ पौधों के भागों द्वारा प्रदर्शित जो अनुक्रिया होगी वो कहलाएगी जलानुवर्तन। तो पानी हम नीचे जड़ में डालते हैं और पानी की खोज में ही जड़ें नीचे नीचे तक फैली रहती हैं, तो इसका मतलब जड़ जो है वो कैसे करेंगी, धनात्मक जलानुवर्तन। ये वैसे केवल समझा दिया मैंने अनुवर्तन गति, बाकी हेडिंग के आधार पे ये बताने या रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। जलानुवर्तन है तो जड़ें जल की दिशा में नीचे की ओर जाती ना, जड़ें जो होती हैं जड़ों द्वारा ही पानी अवशोषित किया जाता है। पेड़ पौधों के लिए जो पानी होगा वो अवशोषित किसके द्वारा किया जाएगा, जड़ों के द्वारा, फिर जाइलम के द्वारा वो विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो जड़ जो है धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करती है, यानी जड़ों की वृद्धि जो होगी जल की दिशा में, जितना जल नीचे होगा, देखिए जहां पे पानी की जितनी कमी होगी उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं, क्योंकि जो अर्थ लेवल में, धरातल में जो पानी होता है, जमीन के नीचे जो पानी होता है, उस पानी का यूज पेड़ पौधे करते हैं। तो जड़ जो है धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करती है, जबकि तना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब ऋणात्मक। उसके बाद अगला है रसायनानुवर्तन। किसी रसायन के कारण पेड़ पौधों के विभिन्न भागों द्वारा प्रदर्शित गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। इसका स्पेसिफिक उदाहरण ये तो याद कर रखना पड़ेगा अपने, पराग नलिका की वृद्धि एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं रसायन के कारण होता है, तो ये रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। ऐसे क्या कहते हैं स्पर्शानुवर्तन भी होता है। स्पर्शानुवर्तन में जैसे आपने इस सीजन में वो लगा रखे हैं बेल वगैरह, ककड़ी, कद्दू, लौकी, बेल लगाते हैं ना, बेल में हम सपोर्ट देते हैं, यानी इन लोकल लैंग्वेज इसे कहते हैं ठंगरा देते हैं ना। ठंगरा क्यों देते हैं, क्योंकि ठंगरा होगा तो वो क्या होगा, उतनी ज्यादा वृद्धि करेगा। अगर जमीन में ही होगा तो उतना ज्यादा, जितने भी क्रीपर होते हैं, बेल इत्यादि होती है, उतना ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। क्योंकि अगर हमने किसी बेल में, माना ये बेल है, अगर इसे सपोर्ट दे दिया तो इस सपोर्ट के सहारे ये ज्यादा वृद्धि हो जाती है इसे, तो स्पर्श के कारण होने वाली वृद्धि स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। तो जनरली अभी
केवल इन्हीं हम अनुवर्तनी गति की बात करेंगे। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के कारण, गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व के कारण, जलानुवर्तन जल के कारण और रसायनानुवर्तन रासायनिक पदार्थ के कारण। इसके अतिरिक्त कुछ वृद्धियां ऐसी होती हैं जो उद्दीपन से तो होती हैं, वायु उद्दीपन तो होगा उसमें, लेकिन न तो उद्दीपन की और पेड़ पौधे के भाग गति करेंगे, न पेड़ पौधे के, न तो यहाँ पे या तो धनात्मक था या तो ऋणात्मक था। लेकिन एक ऐसी भी गति होती है, उसे कहते हैं अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति में होता क्या है, देखिए इस अनुकुंचन गति, जैसे हमने प्रकाशानुवर्तन की बात की। प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश के कारण या तो प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं तने, या जड़ प्रकाश की ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी गतियां होती हैं जिसमें न तो बाह्य उद्दीपन के और वृद्धि होती है, न बाह्य उद्दीपन के दूसरी ओर, यानी हम कहेंगे इस प्रकार की गति, पेड़ पौधों के भागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली इस प्रकार की गति जो न तो वायु उद्दीपन की ओर होती है, न ही वायु उद्दीपन से हटके होती है, उसे कहते हैं अनुकुंचन गति। इसका स्पेसिफिक उदाहरण है टच मी नॉट, छुई मुई। ठीक है, छुई मुई को जब हम टच करते हैं, क्या पता देखा भी होगा आपने, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो टच करने पर वो फोल्ड हो जाती है, न तो वायु उद्दीपन से दूर हटती है, ऐसा नहीं कि टच करने पर हट गई, या ऐसा नहीं है कि टच करने पे इस ओर आ गई, तो वो क्या होती है कि केवल खुली होती है, तो वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार की गतियां कहलाती हैं अनुकुंचन गति, यानी वे गतियां या पादपों द्वारा प्रदर्शित हुए अनुक्रियाएं जो न तो वायु उद्दीपन की ओर होती है, न वायु उद्दीपन से हटके होती है, उसे कहते हैं अनुकुंचन गति। ठीक है, उसे कहते हैं अनुकुंचन गति। अब इसके बाद लास्ट एक टॉपिक और बचा है आपका इसमें, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। फोटोट्रॉपिज्म यानी दीप्तिकालिता। ठीक है, दीप्तिकालिता, दीप्तिकालिता का मतलब फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ दिन की अवधि, यानी जो प्रकाश पर ही जो आधारित रहती है, दिन की गति, यानी जितने दिन की अवधि रहेगी, तो दिन की अवधि पर आधारित पादप द्वारा प्रदर्शित अनुक्रिया जो होती है वो कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। यानी दिन की अवधि का मतलब इसको दीप्त काल कहते हैं। दीप्त काल का मतलब जब तक सूरज है, उजाला रहेगा, दिन रहेगा, तो उजाले के कारण कहो या दीप्त काल के कारण या दिन की अवधि के कारण पेड़ पौधों द्वारा प्रदर्शित जो अनुक्रिया होती है वो दीप्त कालिता कहलाती है। तो इसके अंतर्गत फूलों का खिलना या बीजों का अंकुरण और फूलों का खिलना, ये दीप्तकालिता पर आधारित होता है। ठीक है, तो बीजों का अंकुरण और फूलों का खिलना जो है वो दीप्तकालिता पर आधारित होता है, यानी दीप्तकाल पर आधारित होता है। तो इस प्रकार की जो अनुक्रियाएं ये कहलाती हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म किस पे, ये दोनों डिपेंड रहेंगी दीप्तकाल पर। दीप्तकाल का मतलब दिन की अवधि पर, जितना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, जितनी लंबी दिन की अवधि होगी, वो ये क्रिया अनुक्रिया उतनी ज्यादा होंगी। और ये कंट्रोल होती है क्योंकि दिन की अवधि में या दीप्त काल में एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं फाइटोक्रोम। इसे कहते हैं फाइटोक्रोम। तो दिन की अवधि में एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं फाइटोक्रोम। ठीक है, तो इसी फाइटोक्रोम के द्वारा फूलों का खिलना या बीजों का अंकुरण इत्यादि ये सभी चीजें क्या होती हैं, नियंत्रित रहती हैं। इसे फाइटोक्रोम को कहते हैं हिंदी में पादप वर्णक। ठीक है, पादप वर्णक के द्वारा दीप्त काल में पादप वर्णक स्रावित होगा जो फूलों का खिलना या बीजों का अंकुरण इत्यादि को क्या करेगा, बीजों के अंकुरण इत्यादि को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।